प्रयागराज की एक दलित लड़की के साथ जो हुआ वो भारत में एक खतरनाक बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। चलिए पहले पूरा मामला समझ लेते हैं, क्योंकि बिना इसके समझे आप इस खतरनाक मोड़ को नहीं समझ सकते जिसे लेकर मैं इशारा कर रहा हूं। प्रयागराज की इस लड़की को एक मुस्लिम महिला केरल लेकर गई। यहां इसका इस्लाम में धर्मांतरण करवाया गया। उसको जिहादी ट्रेनिंग देने का भी प्रयास हुआ। लड़की किसी तरह बचकर वापस पहुंची। पुलिस की जांच में सामने आया कि मुस्लिम महिला के गैंग में और भी लोग शामिल हैं और उसका काम दलित और गरीब बच्चों को आतंकी नेटवर्क में शामिल करवाना है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। सोचा है कभी आपने कि भारत में धर्मांतरण की कहानियां हर दिन क्यों सुनने को मिल रही हैं? क्यों भारत के सनातनी लोगों को यह डर सता रहा है कि भारत आज से 25 साल बाद मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा? क्योंकि हाल के कुछ धर्मांतरण के मामलों ने फिर से उस डर को जिंदा कर दिया है कि कहीं यह सब सिर्फ आस्था का मामला नहीं, बल्कि किसी गहरी और सुनियोजित साजिश का हिस्सा तो नहीं। प्रयागराज की एक दलित नाबालिग लड़की को ब्रेन वॉश कर केरल ले जाकर जबरन इस्लाम कबूल कराना और फिर उसे जिहादी रास्ते पर धकेलने की कोशिश, या आगरा में दो बहनों का रहस्यमय ढंग से लापता होकर धर्मांतरण गिरोह में शामिल हो जाना, यह सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि एक पैटर्न का हिस्सा लगती है। ऐसे चलता है ब्रेन वॉश और धर्मांतरण का खेल। अब सवाल उठता है कि कैसे होता है ब्रेन वॉश और धर्मांतरण का खेल। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। प्रयागराज की घटना में क्या हुआ? पहले दरकशा बानो नाम की एक महिला ने दलित लड़की को प्यार और पैसों का लालच देकर झांसे में लिया। धीरे धीरे उसके मन में हिंदू धर्म के प्रति नफरत और इस्लाम की श्रेष्ठता का विचार भर दिया। बच्ची को केरल ले जाकर जबरन इस्लाम में दीक्षित कर दिया गया। यही नहीं, उससे कहा गया कि उसे जिहाद में काम करना है। दरकशा बानो अकेली नहीं थी, उसे मोहम्मद कैफ नाम के युवक का भी साथ मिला, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कहानी यही नहीं रुकती दोस्तों। पुलिस की जांच में पता चला है कि दरकशा बानो पहले भी कई लड़कियों को इस्लामी कट्टरपंथी नेटवर्क में शामिल करा चुकी है। यह सिर्फ व्यक्तिगत अपराध नहीं है, बल्कि सुनियोजित गिरोह का हिस्सा है। कुछ महीने पहले आगरा से भी दो बहनों के लापता होने की घटना सामने आई। पीड़ित पिता का कहना था कि उनकी बड़ी बेटी की दोस्ती सायमा नाम की एक मुस्लिम युवती से हुई। धीरे धीरे इस दोस्ती ने विचारों को प्रभावित करना शुरू किया। बड़ी बेटी के बाद उसने अपनी छोटी बहन का भी ब्रेन वॉश कर दिया। 25 मार्च 2025 को दोनों लड़कियां घर से गायब हो गई और आज तक कोई पुख्ता खबर नहीं है कि वो कहां है। बहुत लंबा है जिहादी गिरोह का नेटवर्क। पुलिस जांच में पता चला है कि दोनों बहनें भी अब इस्लामी धर्मांतरण गैंग का हिस्सा बन चुकी हैं। इस मामले के तार जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और दिल्ली एनसीआर से जुड़े पाए गए। यानी यह सिर्फ आगरा तक सीमित नहीं है, बल्कि एक विस्तृत नेटवर्क है जो देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय है। इन घटनाओं को अगर सिर्फ मजहबी कहकर टाल दिया जाए तो शायद यह तस्वीर अधूरी रह जाएगी। सोशल मीडिया पर कुछ विश्लेषकों और लेखकों ने लगातार कहा कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की दीर्घकालीन योजना चलाई जा रही है। ऐसा कहने के पीछे वजह है कि इन घटनाओं में टारगेट आमतौर पर कमजोर तबकों की लड़कियां, दलित, आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाली होती है, जिन्हें बहकाना, डराना और लालच देना तुलनात्मक रूप से आसान माना जाता है। केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, लगभग हर जगह से ऐसी घटनाओं की खबरें आ चुकी हैं। कुछ तो दर्ज भी हुई, कुछ डर या दबाव में दबा दी गई। एनआईए की जांच में जिहाद पर बड़ा खुलासा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की जांच में भी कुछ मामलों में साफ हुआ है कि लड़कियों को पहले प्यार, फिर धर्मांतरण और फिर कट्टर पंथ की ओर ले जाने की योजना बनाई जाती है। इसमें स्थानीय नेटवर्क, सोशल मीडिया और कभी कभी विदेशों में बैठे मददगारों की भी भूमिका पाई गई। एनआईए और पुलिस की जांच में यह भी देखा गया कि कट्टरपंथी संगठन धीरे धीरे भावनात्मक लगाव, आर्थिक मदद और विचारधारा के जरिए लड़कियों को फंसाते हैं। एक बार धर्मांतरण हो जाने के बाद उनका इस्तेमाल कट्टरपंथी कामों या आतंकवाद से जुड़े कामों में किया जा सकता है। केरल में द केरल स्टोरी जैसी घटनाएं हो या कश्मीर में लव जिहाद के आरोप, यूपी में प्रयागराज और आगरा जैसे मामले, हर जगह पैटर्न एक जैसा ही दिखता है। कमजोर मानसिक स्थिति या भावनात्मक रूप से असुरक्षित लड़कियों को पहले भरोसे में लेना, फिर धर्म के नाम पर उसे अलग थलग करना और अंत में कट्टरपंथी रास्ते पर धकेलना।
लेकिन इन सब के बीच आपने सोचा है कि आखिर इसके मायने क्या हैं देश के लिए? क्योंकि जब बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या ये महज व्यक्तिगत घटनाएं हैं या इसके पीछे कोई सुनियोजित मकसद है? क्या सच में कुछ शक्तियां 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश रच रही हैं, जैसा सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है? भारत के लिए बड़ा खतरा है जिहादी नेटवर्क। यह कहना मुश्किल है कि पूरी योजना सचमुच वैसी ही है, लेकिन इस तरह के नेटवर्क, इनके काम करने के तरीके और बार बार टारगेट बनाए जाने के मामले ये जरूर दिखाते हैं कि खतरा काल्पनिक नहीं है। लोकतंत्र को कमजोर करने की ऐसी साजिशें देश की सामाजिक एकता के लिए सीधा खतरा है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में हर नागरिक को अपना धर्म चुनने की आजादी है, लेकिन अगर किसी की मासूमियत, गरीबी या भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाकर उसे मजहब बदलने के लिए मजबूर किया जाए तो यह सिर्फ अपराध ही नहीं बल्कि लोकतंत्र और समाज दोनों के खिलाफ गहरी साजिश है। और यह चिंता भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कितनी बड़ी है, कभी सोचा है? सोचिए कि अगर बहुसंख्यक समाज ही धीरे धीरे अल्पसंख्यक में बदलने लगे तो यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता का, सांस्कृतिक अस्तित्व का सीधा संकट है। 1951 में जहां हिंदुओं की आबादी 84% थी, वो 2011 की जनगणना में गिरकर 79.8% रह गई। वहीं मुस्लिम आबादी इस दौरान 9% से बढ़कर 14.2 हो गई, यानी 386% की बेतहाशा वृद्धि। सिर्फ 2001 से 2011 के बीच भी मुस्लिम आबादी 25% रही, जबकि हिंदुओं की वृद्धि दर महज 17% रही। यही नहीं, पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति की हालिया रिपोर्ट भी बताती है कि 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की हिस्सेदारी में 7.8% की गिरावट आई, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में बहुसंख्यक मुसलमानों की आबादी में हिस्सेदारी बढ़ी। और यह हाल तब है जब भारत में जबरन या धोखे से धर्मांतरण रोकने के लिए कई राज्यों ने सख्त कानून बनाए। सबसे पहले ओडिशा ने 1967 में धर्मांतरण कानून लागू किया, जिसके तहत 1 साल की सजा और 5,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान था, जबकि SC, ST और महिलाओं के लिए सजा और जुर्माना दोगुना था। MP ने 1968 में इसी तरह का कानून बनाया, जिसे 2020 में संशोधित कर 10 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना किया गया। अरुणाचल प्रदेश ने 1978 में, हिमाचल प्रदेश ने 2006 में और झारखंड ने 2017 में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए, जिनमें 3 से 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश ने 2020 में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून लागू किया, जिसमें धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से विवाह को अवैध माना गया और सजा को 10 साल तक रखा गया। गुजरात, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में भी इसी तरह के कानून हैं, जिनमें धर्मांतरण के लिए प्रशासनिक मंजूरी, पूर्व सूचना और सख्त दंड का प्रावधान है। इन कानूनों का मकसद जबरन, लालच या धोखे से धर्म बदलवाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाना, खास तौर पर महिलाओं, नाबालिगों और वंचित समुदाय को संरक्षण देना। हालात इतने बुरे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है। जब जबरन धर्मांतरण, लालच और ब्रेन वॉश के जरिए दलित और गरीब तबकों को निशाना बनाकर देश की आबादी के ताने बाने को बदला जा रहा है। यह सिर्फ धर्म बदलने की बात नहीं है, बल्कि बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक बनाने की सुनियोजित साजिश है, जो अगर अब भी नहीं रोकी गई तो 2047 तक इस देश का चेहरा ही बदल जाएगा और तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यानी गजवाए हिंद का सपना सच हो जाएगा और भारत मुस्लिम राष्ट्र भी बन सकता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।